नमस्ते चाची जी। नमस्ते बुआ जी। ये राधा की बहू जो है ना, पूरे गांव की बहुओं को बिगाड़ कर रहेगी देखना। और नहीं तो क्या, देखो ना, इतनी छूट दे दी है राधा ने अपनी बहू को कि आधी आधी रात को स्कूटी से अपने घर वापस आ रही है। अरे ऐसा भी कमाई करने का क्या मतलब? पता नहीं ऐसा कौन सा काला जादू कर दी है इस शहर की लड़की ने राधा के ऊपर कि अपने बहू के ही गुणगान गाते रहती है बस। जी जी, कल को ऐसा ना हो कि इसके कारण हमारी बहुएं बिगड़ जाएं। अरे हमारी बहुएं सीधी सादी हैं, जैसा बोलती हैं वैसा कर देती हैं। इसकी देखा सीखी ऐसा ना हो कि हमसे दूर रहने लगे, शहर आने जाने की मांग करने लगे। सुबह मैं राधा से बात करके ही रहूंगी इस बारे में, क्योंकि हम अपने गाँव की बहू को इस तरह बिगड़ने नहीं दे सकते। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहते हैं ना। अरे राधा के पास किस चीज की कमी है जो अपनी बहू से कमाई करवा रही है? बढ़िया घर में बिठाल कर अपनी सेवा करवाना चाहिए, घर के काम करवाना चाहिए। तो नहीं, घर के काम खुद करती है और बहू को बाहर भेज रही है कमाने के लिए। ठीक है दीदी, मैं जाकर देखती हूँ कि मेरी बहू ने खाना बनाया है या नहीं बनाया है। हाँ ठीक है, जा, मैं भी देखती हूँ क्या बनाया है मेरी बहू ने खाने में। और हाँ, कल सुबह हम दोनों ही चलेंगे राधा से बात करने के लिए। हाँ हाँ जीजी ठीक है। बहू भी आती ही होगी ऑफिस से, मैंने जल्दी से उसके लिए चाय और गरम गरम पकौड़े तल दिए हैं। लो, बहू की बात की और बहू तो आ भी गई। बहुत लंबी उम्र है हमारी बहू की। अरे बेटा तू आ गई, जा जल्दी से मुंह हाथ धो ले और चाय नाश्ता कर ले। तेरे लिए गरम पकौड़े तल दिए हैं मैंने। और हाँ, चाय को थोड़ा सा गरम कर लेना, बस अभी पिए हैं हम लोग भी चाय। मम्मी जी आप क्यों परेशान होती हैं? आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि आप परेशान मत होइए, मुझे लगेगा तो मैं खुद ही बना लूंगी। अरे बिटिया, क्या हुआ तुम्हारे लिए यदि हमने चाय नाश्ता तैयार कर दिया तो? हमारी बेटी इस तरह बाहर काम करके आती तो क्या हम अपनी बेटी के लिए नहीं बनाते? और वैसे भी बिटिया, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं भगवान की दया से। जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तब तक तो हम तुम्हारी सेवा कर ही सकते हैं इतनी, उसके बाद तो तुम्हें ही हमारी सेवा करनी है। बेटा सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम करके जाती हो तुम, उसके बाद हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सके। हम जानते हैं बेटा, जो व्यक्ति बाहर काम करने जाता है उसके दिमाग में कितना टेंशन रहता है, कितनी थकान रहती है उसे। हम भी एक माँ हैं, इसलिए हम बच्चों की तकलीफ समझते हैं। तुम्हारे चेहरे में साफ दिख जाता है कि तुम थकी हुई हो। देखो थोड़ी देर आराम कर लो, चाय नाश्ता करके मैंने दाल का कुकर लगा दिया है और हाँ, सब्जी भी बघार दी है। मैं जा जाकर चलाते जाऊंगी, आटा मल लिया है मैंने। अभी हम दोनों मिलकर रोटी सेक लेंगे और चावल चढ़ा देंगे, फिर साथ में बैठकर सब खाना खा लेंगे। क्या बात है बेटा, आज तुम कुछ उदास दिख रही हो? ऑफिस में बॉस ने तुम्हें कुछ बोला क्या? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ी थकान लग रही है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी जी ठीक है, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ और चाय नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ हाँ बिटिया जाओ। कितनी मेहनत करती है बेचारी, सुबह से उठकर सारे घर का काम करेगी, उसके बाद घर में पूजा पाठ सारा काम करके ऑफिस जाएगी, ऑफिस से आएगी और फिर सारा काम करने को देखती है। हमें तो बार बार चिल्लाती है वो कि हम घर का काम क्यों करते हैं। राधा, हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है, और हम तो सोचते हैं कि जीवन भर हमारी बहू ऐसी ही रहे। गुंजन, गुंजन बेटा। अरे बेटा सुबह के 8 बज गए हैं, जा जाकर नहा ले, तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? मम्मी जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए 1-2 दिन नहीं जाती मैं ऑफिस, मेरा मन ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तू इस तरह से बात क्यों कर रही है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? क्या अभय ने कुछ बोला तुझे? ठहर जा, अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। कितनी बार समझा दिया है उसे कि बहू को कुछ मत बोला कर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है, इनकी कोई टेंशन नहीं है। बस मम्मी जी मुझे ऐसा लगता है इस गांव के लोगों को मेरा बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब क्या है बेटा तेरा? तुझे किसी ने कुछ बोला क्या? बता मुझे, यदि तुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं देखती हूँ उसे। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं है, मेरे मुंह पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन कल कांति चाची और शांति चाची दोनों बैठी थी शाम को, जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने चाची से राधे राधे किया, लेकिन चाची ने मुझसे राधे राधे नहीं किया। और जैसे ही मेरी स्कूटी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो बोलने लगी, ये राधा की बहू तो हमारी बहुओं को बिगाड़ कर रहेगी। मम्मी जी मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मैं उनकी बहुओं को बिगाड़ूंगी? आप बताइए, मुझे तो इतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं किसी के पास जाकर बैठूं या कोई मेरे पास आकर बैठे। कांति और शांति के पास कोई काम नहीं है बेटा, बस बैठ जाती है और इसकी बहू की बुराई, उसकी बहू की बुराई, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। ज्यादा हुआ तो अपनी अपनी बहुओं की बुराई करने लगती हैं। अरे उनकी बातों पे क्यों ध्यान देती है बेटा तू? नहीं मम्मी जी मैं ध्यान नहीं देती, बस मेरे मुंह पर वो बोल रही हैं, मेरी सुनते तक बोल रही हैं, तो मुझे कैसा लगेगा मम्मी जी बताओ? यदि उनके मन में मेरे लिए कोई बात भी है तो मेरे पीठ के पीछे बोल लेना चाहिए। अब मेरे मुंह पे वो बोल रही हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ठहर जा, अभी शांति और कांति दोनों को जाकर बताती हूँ मैं और उनकी खबर लेती हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में इस तरह से बात करने की। ना ही मैं और ना ही मेरी बहू, ना ही मोहल्ले की किसी औरतों से मतलब रखती हैं और ना ही मैं रखती हूँ। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ बेटा। तेरे जाने के बाद मुझे तो खुद इतनी फुर्सत नहीं मिलती, और जो थोड़ा बहुत समय बचता है खेत खलिहानों में जाकर देखने लगती हूँ मैं। हाँ हाँ मम्मी जी मुझे पता है आप मोहल्ले पड़ोस की औरतों के साथ नहीं बैठती हैं, लेकिन मम्मी जी ये लोग ऐसे क्यों हैं? गुंजन, लाओ मेरा टिफिन दे दो, मैं भी जा रहा हूँ अपने काम पर।
और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना है क्या गुंजन? जाएगी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्या हुआ गुंजन, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, गुंजन को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज वो ऑफिस नहीं जाऊंगी ऐसा बोल रही है। ठीक है तो मत जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ठीक है तो तुम घर पर आराम करो, मैं चलता हूँ। लाओ मुझे मेरा टिफिन दे दो। ये ले बेटा, बहू ने तो कब से तेरा टिफिन बना कर रख दिया है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। मम्मी जी, आपने अभय से ऐसा क्यों बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? आपने झूठ क्यों बोला मम्मी जी? हम बता भी तो सकते थे ना। देख बेटा, मोहल्ले पड़ोस की बात है, गांव छोटा सा है, कब कौन किसके लिए खड़ा हो जाए कुछ पता नहीं चलता, किसके ऊपर मुसीबत आ जाए, कौन कब साथ देने लगे ये हम नहीं जान सकते। इसलिए बेटा, औरतों की बातें औरतों के ही बीच में रहनी चाहिए तो बढ़िया रहता है। घर की औरतों की हो या बाहर की औरतों की हो, सारी औरतों के बीच में ही बातें रहनी चाहिए। औरतों के बीच में बोलने का मर्दों को शोभा नहीं देता है, इसलिए मैंने अपने बेटे से सारी बातें छुपा ली। और तू भी बेटा, तू भी कोई भी बात हो तो मेरी बात मुझे ही बोलना और मोहल्ले पड़ोस की बातें भी मुझे ही बताना, क्योंकि बेटा आदमियों तक ये बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। औरतों की बातें औरतें ही खत्म कर लें तो शोभा देता है बेटा, मर्दों के बीच में बातें जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में क्या है, लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं, मारपीट होने लगती है, ये अच्छा नहीं लगता है। कई जगह मैंने देखा है कि घर की लड़ाई झगड़े में भी बहुएं और सासें अपने पति अपने बेटों को इन्वॉल्व करती हैं, ये सब ठीक नहीं रहता बेटा। हाँ हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हो। ठीक है बेटा, तेरा मन नहीं है तो आज तू ऑफिस मत जा, जा थोड़ी देर सो जा, तूने सारा खाना पीना बना लिया है ना, अब बाकी काम मैं कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी काम, आप जाइए, आप नहाकर पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। चल ठीक है बेटा, तो मैं नहा लेती हूँ और जल्दी से पूजा करती हूँ। वैसे भी आज भूख लगी है मुझे, आज बहुत दिनों बाद तेरे साथ बैठकर खाने का मौका मिल रहा है, तो हम दोनों जल्दी से बैठकर खाना खा लेती हैं। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ चली गई? अरे आओ जीजी बैठो। वही मैं सोचूं कि आज जीजी निकली नहीं है दिन भर से घर से, क्या बात है जीजी क्यों नहीं निकली है? तेरी चिंता हो रही थी जीजी मुझे आज। अरे शांति, देख नहीं रही है कितनी तेज धूप तप रही है, सावन का महीना है लेकिन एक भी बारिश नहीं हो रही है, ऐसी धूप तप रही है, गर्मी के मारे तो मानो जान से निकली जा रही है, बस इसलिए घर के बाहर नहीं निकली मैं। हाँ नस जी, क्या तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है गर्मी के मारे जैसे नौतपा जैसी गर्मी लग रही है। अब पानी तो आ ही नहीं रहा है, शुरू में अच्छा पानी आया, उसके बाद सावन में तो पानी ही नहीं आ रहा है, जबकि इस समय पर झड़ लगी रहती थी। शांति, आज मैं जब दोपहर में समाचार देख रही थी टीवी पर तो देखा मैंने उत्तरकाशी में क्या बाढ़ आई है, पूरा बादल फट गया, पूरा गांव की गांव बह गया। शांति, हे भगवान ऐसी तबाही तो मत लाओ। हाँ हाँ जीजी, मैंने भी देखा, कहीं देखो तो बाढ़ कहीं देखो तो सूखा, भगवान भी क्या लीला रचता है जीजी, समझ में नहीं आता मुझे। वो तो अच्छा है कि हम ऐसे कोई भी एरिया में नहीं बसे हैं जहाँ बाढ़ या ऐसी कोई परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़े, भगवान हमें कभी ऐसा दिन ना दिखाए। हाँ ना शांति, वो सब छोड़, वैसे आज दिख नहीं रही है वो मैडम स्कूटी वाली, पता नहीं जीजी आज तो स्कूटी में जाते हुए भी नहीं दिखी, वरना घर के सामने से तो रोज निकलती है, आज नहीं दिखी है। लगता है हमारी बातों का उसको असर पड़ गया, डर गई बेचारी हमारी बातें सुनकर, इसलिए शायद जा नहीं रही है। हाँ हाँ, हो भी सकता है कि डर गई हो हमसे। बाकी शांति, हम कल राधा के पास चलेंगे, जैसे ही वो ऑफिस जाएगी हम जैसे ही उसे जाकर देखेंगे, हम तुरंत ही राधा के पास चलकर राधा से उसकी बहू के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे कि वो अपनी बहू को जरा कस-बस में रखे, इस तरह उसे खुली छूट ना दे, अरे खुली सांड बन जाएगी वो तो ऐसे में। हाँ हाँ जीजी, मैं भी तो आज ही जाने वाली थी उसके पास, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज वो ऑफिस नहीं गई है उसकी चढ़ी चंडाल बहू, इसलिए मैंने सोचा कि आज तो नहीं जाते हैं, कल वल जाएंगे। ये देखो ना, हमारे घर की बहू निकल कर बात सुन रही है। पार्वती चल अंदर जा, तू क्या सुन रही है हम लोगों की बातें? इस तरह दरवाजे पर निकलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल अंदर निकल। अम्मा जी, अंदर ही अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी देर आप लोगों के पास आकर बैठ जाती हूँ। अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे मैं जेल खाने में बंद हूँ। हाय राम, तुझे शर्म नहीं आती? तू जीजी के सामने ऐसा बोल रही है, मैं तुझे कैद करके रख रही हूँ क्या? अरे लोग क्या बोलेंगे ऐसा सुनेंगे तो? हमारा घर कोई जेल खाना है क्या? चुपचाप अंदर निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गई? मम्मी जी, क्या हुआ यदि मैं 2 मिनट के लिए बाहर आकर खड़ी हो गई तो? राधा काकी जी की बहू कितनी अच्छे से रहती है, राधा काकी जी अपनी बहू को कितनी अच्छे से रखती हैं, जो जैसा उन्हें लगता है वो वैसा करती हैं। देख ले शांति, देख ले, आखिर राधा की बहू का असर होने ही लगा हमारे घर की बहुओं पर। हाँ हाँ जीजी, उस राधा की बहू ने तो हमारे घर की बहुओं को बिगाड़ ही डाला है। चुपचाप अंदर निकल जा, वरना आज अशोक को बताकर तेरी टांगे तोड़वा दूंगी, देख लेना, और दोबारा मुझसे इस तरह जबान लड़ाने की कोशिश मत करना, समझी गई? शांति, इस राधा की बहू का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे में तो हमारी बहुएं हमारी एक भी बात नहीं सुनेंगी, हमें तो फटे पत्ते में नहीं पूछेंगी, हमें कुछ भी नहीं समझेंगी। हाँ हाँ जीजी, देख लो, ये 2 साल हो गए मेरी बहू को आए हुए, लेकिन आज तक इसने इस तरह से जुबान नहीं चलाई थी, और 6 महीने से ये राधा की बहू को देख रही है इस तरह आते जाते, और देखो किस तरह राधा की बहू की
बराबरी कर रही है। मैं तो उस राधा की बहू को ना, मेरा बस चले तो इस गांव से बाहर निकलवा दूं और इस गांव में ना घुसने दूं पंचायत बिठाल कर। शांति, बहू बेटियों को उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए जितनी उनकी औकात रहती है। अधिक आज़ादी देने से ना बहू बेटियां बिगड़ जाती हैं। और क्या जीजी, दूसरे दिन सुबह होती है और जैसे ही गुंजन ऑफिस जाती है, शांति काकी और कांति काकी दोनों ही राधा जी के पास पहुंच जाती हैं। देख राधा, हमें तू गलत मत समझना, हम तेरा भला ही सोचते हैं, हम तेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। अरे जब से तू शादी होकर आई है तब से हम लोग कितनी अच्छी सखी सहेली हैं, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते हैं, हर समय उठते बैठते हैं। अरे हाँ जी, क्या बात है बताइए ना। देख राधा, अभी तेरी बहू को आए हुए इस घर में 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तेरे बेटे की शादी को 6 महीने हुए हैं और तू अपनी बहू को इतना छूट दे दी है। हमारी बहुएं भी हैं, 2-2 साल की आई हुई हैं शादी होकर, बाल बच्चे वाली हो गई हैं, लेकिन कभी मजाल है कि हमने उसे देहरी से बाहर कदम रखने दिया हो घूमने फिरने के नाम से। और क्या, और मेरी बहू को पूरे 5 साल हो गए हैं शादी हुए, 2-2 बच्चों की माँ हो गई है, लेकिन मजाल नहीं है कि कभी ऐसे अपने आदमी के साथ तक स्कूटी गाड़ी में बैठकर निकल जाए घर से बाहर। घर के अंदर ही रहती है पल्ले लिए हुए सर में, बिना पल्ला का तो मेरी बहू को मैंने आज तक देखा भी नहीं है। और तू है, तेरी बहू देख किस तरह स्कूटी में घूमती है। अरे उसे तो किसी की अदब मर्यादा है ही नहीं, लिहाज है ही नहीं, बिल्कुल चली स्कूटी में बैठकर घोड़ा जैसे चलती है निकल कर। देख राधा, हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तेरी बहू इस तरह निछक्की होकर घूम रही है गांव में। अरे ऐसी औरतों को क्या बोला जाता है तुझे पता है ना। लोग तुझे कुछ नहीं बोलते तो क्या हो गया, हमारे सामने बोलते हैं, तेरी बहू को ऐसा नाम रखते हैं, ऐसा नाम रखते हैं कि अब हम क्या बताएं। हमें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है हमें ये सुनकर। आखिर तू हमारी सहेली है, हमारी सहेली को बहू को कोई ऐसा बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा भला। इसलिए देख राधा, तुझे समझा रही हूँ मैं कि तू अपनी बहू को घर से बाहर निकलने मत दे और उसकी स्कूटी को बिकवा दे। अभी ना गांव के बड़े बूढ़ों की मर्यादा करती है, ना ही किसी की मर्यादा करती है। बस चली अपनी स्कूटी में बैठकर, जो निकली फुर 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 तो वो पहुंची, और वहां से जो निकली तो फुर 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 घर पहुंची। अरे बहू बेटियों को थोड़ा अदब मर्यादा से रहना चाहिए, उन्हें थोड़ा कसवस में रखना चाहिए, थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। यदि इसी तरह चलते रहा ना तो किसी दिन ऐसा ना हो कि तेरी खानदान का नाम दबो दे। लोग क्या बोलेंगे, राधा और सोमनाथ की बहू है ये, इसने ऐसा कुकर्म किया है, मुंह काला करवा देगी एक दिन, देखना। बस करो जीजी, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो आप। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप वो बोले जाओगे। आपको जरा भी समझ है कि आप क्या बोल रहे हो मेरी बहू के बारे में। मुंह काला करवाना मतलब क्या कहलाता है, खानदान का नाम डुबोना मतलब क्या कहलाता है। अरे मेरी बहू पढ़ी लिखी है, वो शुरू से शहर में नौकरी करती है और शहर यहाँ से है ही कितने दूर ये बताइए मुझे, महज 10 किलोमीटर दूर है। जब मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे पति को दिक्कत नहीं है, मेरे बेटे को दिक्कत नहीं है, तो भला मोहल्ले पड़ोस वालों को, आप लोगों को क्या तकलीफ है। लो, यहाँ तो नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहानी हो रही है। अरे हम तो तेरा ही भला सोच रहे हैं और तू हमें ही भला बुरा सुना रही है। अरे राधा देख, तू अभी ना समझ है, तुझे अभी बहू बेटियों को चलाने का आइडिया नहीं मालूम है। बहू बेटियों को थोड़ा दबा कर रखा जाता है, उन्हें थोड़ा कसबस में रखना चाहिए, उनकी लगाम को खींच कर रखना चाहिए, उन्हें दबा कर रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो राधा कि किसी दिन तुझे 1 गिलास पानी देने के लिए ना पूछे वो। आज हमारी बहुओं को देख, इशारा करते ही समझ जाती हैं कि हमारी सास क्या बोल रही है। हमारे खाली इशारे करना ही उन लोगों के लिए काफी होता है। हमारी बहुएं दिन भर घर में रहकर कितना काम करती हैं। अरे राधा, बहुओं को क्यों लाया जाता है, हमारे बुढ़ापे में सेवा कर सकें, हमें 2 रोटी पकाकर दे सकें, सुकून का खाना दे सकें, इसीलिए बहू को लेकर आते हैं ना। और क्या नहीं राधा, यहाँ तो जिस दिन से तेरी बहू आई है तू तो हमें मोहल्ले पड़ोस में निकलते नहीं दिखती है। तू तो ईद का चांद हो गई है, कभी कभार निकलती है मोहल्ले पड़ोस में, बस दिन भर रसोई में घुसी रहती है। अरे अपनी बहू से बोला कर कि घर का काम कर, काय के लिए बाहर जाकर काम कर रही है, तेरे घर में कोई चीज की कमी है क्या। भगवान की दया से सोमनाथ ने भी इतना कमा लिया है, उसके भी रिटायरमेंट पेंशन का इतना पैसा मिलता है, तेरा बेटा भी कमा रहा है, खेती किसानी का भी इतना पैसा आता है। अरे क्या करेगी इतने पैसे का। इसलिए तुझसे बार बार मना कर रही थी कि अधिक पढ़ी लिखी बहू मत मांग, अपने बेटे के लिए मत मांग, अपने बेटे के लिए। देख आज क्या हो रहा है, तुझे ही रसोई में घुसना पड़ रहा है ना, चूल्हा चौकी फूंक रही है या नहीं ये बता तू। और एक हम हैं, हम देख बिल्कुल आजाद जीवन जी रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अपने बेटों की शादी करके हम गंगा नहा दिए हैं। अरे बैठे बैठे हमको हाथों में पानी, हाथ में चाय, हाथ में खाना, हमारे कपड़े धुल कर देती है बहू। हम बाथरूम में जाते हैं तो पानी रखती है, गर्म कपड़े रखती है, हमारे कपड़े धुल रही है, बर्तन मांज रही है, सब तो कर रही है। और क्या, और एक तू देख जो सारा काम खुद कर रही है, यहाँ बहू के जाने के बाद भी और बहू के घर में आने के बाद भी सारा काम करती है, हाथों से चाय बना कर दे रही है, सारा काम कर रही है। देखिए दीदी, मेरी बहू पढ़ी लिखी है और वो नौकरी सर्विस करना चाहती है, तो मैं उसे बिल्कुल रोक टोक नहीं करूँगी। वो उसका जीवन है, वो किस तरह जीना चाहती है। जरूरी नहीं है दीदी कि पल्ला लेकर ही मान मर्यादा की जाए।
मेरी बहू दिल से हम लोगों की इज्जत करती है, मैं इतना जानती हूँ, डर से नहीं करती है। डर ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। आपने जो अपनी बहुओं के संस्कार बताए हैं ना, वो संस्कार नहीं है, वो डर है उनका, खौफ है आप लोगों का अपनी बहुओं के दिल में। समझ में आई आपको? मैं अपनी बहू के दिल में ना कभी डर पैदा नहीं करूंगी अपने या अपने पति के लिए। मैं हमेशा अपनी बहू का मान सम्मान करूंगी, उसका सपोर्ट करूंगी, हर चीज में करूंगी। और आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं जीजी कि सुबह से मेरी बहू सारा काम करके जाती है, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत काम बचता है वही काम मैं करती हूँ। उसके बाद में मेरी बहू ऑफिस से आने के बाद सारा खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी, पिलाएगी, मलेगी, धुलेगी, उसके बाद ही आराम करती है। इतनी अच्छी है मेरी बहू, मेरे बोलने के बाद भी मेरे हाथ से काम छीन लेती है। ऐसे कहते हैं मान सम्मान और इज्जत करना। आप लोगों के जैसे नहीं कि उन पर थोप दिया कि लो ये काम करना है तुम्हें, ये काम क्यों नहीं किया, ऐसा करके उंगली बता बता के लड़ने से कुछ नहीं होता। राधा, सौ की सीधी एक बात की तेरी बहू के कारण हमारी बहुएं बिगड़ रही हैं, इसलिए तू अपनी बहू को कस-बस में कर ले, वरना हम गांव की पंचायत बिठाकर तेरी बहू को गांव से बाहर करवा देंगे। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अब हम जा रहे हैं तुझे समझा कर, ये बात आखिरी बार समझा रहे हैं। देखो जीजी, मेरी बहू को गाँव से निकलवाने का सपना कहीं सपना ही बनकर ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप लोगों के जो अत्याचार है ना, उन पर आपको ये गांव से बाहर न निकाल दें। बड़ी आई, ये होती कौन है मेरी बहू को गांव से बाहर निकलवाने वाली? अपनी बहुओं को तो ऐसा दबा कर रख रही हैं, बेचारी 32 दांत के भीतर जैसे जीव रहती है उस तरह रह रही हैं। इतने अत्याचार करती है अपनी बहुओं पर, जैसे पता ना हो। उसे ही बताए जीजी तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और 1 महीने के बाद, मम्मी जी आप यहाँ किचन में हैं, पड़ोस में देखिए कितना हंगामा हो रहा है, क्या आपको कुछ भी पता नहीं है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता है, क्या हो गया? मम्मी जी, कांति चाची सीढ़ियों से गिर गई हैं और सीढ़ियों से गिरने के कारण उनसे उठते बैठते नहीं बन रहा है, लेकिन उनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है। वो इतना रो रही हैं, रो रो कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया है उन्होंने। बाप रे, क्या बात कर रही है बेटा? क्यों, उनके तो 2 बेटे हैं ना, उनके बेटे नहीं ले जा रहे हैं क्या उनको? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन बहुत ज्यादा रो रही हैं वो। चलिए जरा आप देख लीजिए उन्हें चलकर। हाँ चल तो जरा देखती हूँ जाकर। कांति जी क्या हुआ तुम्हें? राधा, सीढ़ियों से गिर गई हूँ सुबह, तब से मेरी कमर उठने बैठने नहीं दे रही है। लेकिन जीजी, आपको सीढ़ियों में चढ़ने की जरूरत ही क्या आन पड़ी, बताओ मुझे। अरे राधा, 4 दिन हो गए मेरी बहुएं मेरे कपड़े नहीं धुल रही थी, तो बस वही कपड़े सुखाने के लिए गई थी मैं ऊपर छत में, और उतरते समय सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण गिर पड़ी और कमर में पता नहीं क्या हो गया है, उठते बैठते नहीं बन रहा है। किसी तरह मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने मुझे लाकर यहाँ लेटाया है। और लेकिन जीजी, आपके बेटों ने आपको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया, बताइए? राधा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, भगवान इन सब कर्मों का ही फल दे रहा है मुझे। राधा, तू बोलती थी कि बहुओं को अच्छे से रखो, बहू को बेटी बनाकर रखो, लेकिन नहीं, मैं तो बहू को नौकर से बदतर जीवन देना चाह रही थी। अतिकांत जरूर होता है राधा, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है। जैसे ही मैं सीढ़ियों से गिरी, मेरे बहू बेटे मुझे देखने तक नहीं आए, उनकी इतनी आत्मा फाड़ दी है मैंने बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है राधा। मैंने बहू को कभी बहू नहीं समझा, उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहा, कभी अपनी देहरी से बाहर नहीं निकलने दिया। मुझे लगता था कि वो मुझसे डरती है, लेकिन वो मुझसे डरती नहीं, वो मेरी मर्यादा करती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी, बस इसलिए मेरी बहू की आत्मा फट गई मुझसे। राधा, तू जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है अपनी बहू के साथ। तू अपनी बहू के साथ जैसा व्यवहार करेगी, तेरी बहू भी तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने अपनी बहू को बहू नहीं समझकर हमेशा धुतकारा है, उसे क्या कुछ नहीं बोला है। जब भी मायके जाने की बात करती थी, मैं बोलती थी कि मायके तो जा रही है, ये घर में एक नौकर लगा कर जा, क्योंकि तेरे बदले का काम कौन करेगा। इसलिए बेचारी मेरी बहू घर से बाहर कदम तक नहीं रखती थी। शादी के बाद मात्र 2 बार मायके गई है मेरी बहू। बिंदी के पत्ते खत्म हो जाते थे तो बेचारी बिंदी के पत्तों के लिए तरस जाती थी। मैंने अपने बेटों को ऐसी हिदायत दी थी कि उसके लिए कोई चीज लेकर मत आना, तो मेरे बेटे भी कोई चीज लेकर नहीं आते थे, इतने ज्यादा डरते थे मुझसे। लेकिन मेरे पापा का घड़ा फूट गया आज, देख भगवान ने मुझे कैसे सजा दी है। हाँ कांति, तू सही बोल रही है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने भी अपने बहू बेटों को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे बहू बेटे मेरी एक भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि 8 दिनों से मुझे कोई खाना बनाकर तक नहीं दे रहा है। इसलिए तो कह रही थी दीदी मैं कि अपना बुढ़ापा सुधारिए, अपने बेटे बहू से ही बनाकर रखिए, क्योंकि आखिरी समय पर बेटे साथ नहीं देंगे, लेकिन बहुएं जरूर आपकी साथ देंगी, बहुएं आपकी सेवा करेंगी। बेटे तो बाहर कमाने चले जाएंगे ना, बहुएं ही एक वो इंसान है जो सास ससुर का आखिरी दम तक साथ देती है। यदि तुम माँ जैसे बनकर रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ बहू जैसे बनकर रहेगी। जी, बेटी भी नहीं आती है सेवा करने के लिए, बेटा भी नहीं आता है, सिर्फ आती है तो बहू आती है। इस चीज का ध्यान रखिए आप। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जीजी, अभी भी आपके पास समय है। आप जाइए, अपने व्यवहार में सुधार करिए। मुझे यकीन है कि आपके बहू बेटे आपको जरूर समझेंगे, आपको अपनाएंगे, आपको पहले जैसा मान सम्मान देंगे, प्यार करेंगे।
आपकी बहू बहुत अच्छी है दीदी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं तो हूँ ही किस्मत वाली, लेकिन आप भी बहुत अच्छी किस्मत वाली हो। हाँ हाँ राधा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं आज से ही अपनी गलतियों को सुधारूंगी। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, बहू घर की नौकरानी नहीं होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है। और यदि तुम लक्ष्मी की अपमान करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उसका निरादर करोगे, तो तुम्हें कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से सुकून मिलेगा, कहाँ से तुम्हारा जीवन सुखी हो रहेगा। भोगना तो पड़ेगा कर्मों का फल, आज नहीं तो कल। काकी जी चलिए, मैं आपको स्कूटी से लेकर चलती हूँ, पीछे किसी को बिठा लेती हूँ जो आपको पकड़कर बैठ जाएंगे और आपका इलाज करवा देती हूँ मैं। उसके बाद में आकर फिर आपके बहू बेटों से बात करती हूँ मैं। अरे बेटा, मुझे मेरे हाल में छोड़ दे, मैं इलाज करवाने के लायक नहीं हूँ, तेरी दया के लायक नहीं हूँ। तेरे लिए मैंने कितना जहर घोला है गाँव में, मैं ही जानती हूँ। काकी जी इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका कर्म था जो आपने किया है, मुझे अपना कर्म करने दीजिए। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। राधा शांति जी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, किसी की सहायता से डॉक्टर वहाँ इंजेक्शन गोली दवाइयाँ देकर राधा जी को घर पहुँचा देती हैं। काकी जी अब आपको कैसा लग रहा है? बिटिया मुझे काफी आराम है, पहले से तो बहुत अच्छी हूँ, तभी तो बैठ गई हूँ। काकी जी मैंने आपके बहू बेटों को बुलाया है, वो आते ही होंगे। ये देखिए ये लोग तो आ भी गए। गुंजन, क्यों बुलाया है तुमने हमें? देखिए भैया, जो हो गया सो हो गया। चाची जी को अपनी गलती का एहसास है, उन्हें माफ कर दीजिए और आप लोग उन्हें अपना लीजिए। हाँ हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बहुओं को बहू नहीं समझा। इतने सालों तक मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। गुंजन ये किसी की दया या तरस के लायक नहीं है, मैं जानती हूँ इन्हें, इन्होंने तुम्हारे लिए तक कितना जहर बोया है, सो मुझसे पूछो। हाँ हाँ गुंजन, बाबूजी के गुजरने के बाद माँ को हमने अपना माँ और बाप दोनों माना और माँ की हर बात को माना था, भगवान का दर्जा दिया था। लेकिन माँ का बदलता व्यवहार बहुत चुभता था हमें, बस इसीलिए हमने माँ से दूरी बनाई है। देखिए भैया, काकी जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भैया एक बार उनको माफ कर दीजिए आप। ठीक है गुंजन, यदि तुम बोल रही हो तो हम इन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है गुंजन, तुम बोल रही है तो हम इन्हें एक मौका और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइंदा से कभी हमारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की तो अब हम भूल जाएंगे कि ये हमारी सास हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। गुंजन बिटिया, तेरा ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मैं तो सोच रही थी कि मैं जीवन भर इसी कोठरी में अकेले पड़ी रहूंगी, यहीं पर मैं सड़ती रहूंगी, अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन बिटिया तेरा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण मेरे बहू बेटे मुझे वापस मिले हैं। कोई बात नहीं काकी जी, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।